वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल क्विज 20। तो आज हम लोग देखेंगे हिस्ट्री पार्ट। हिस्ट्री में बेसिकली मॉडर्न हिस्ट्री पार्ट देखेंगे। इसके पहले मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो आपको देखना है कि नहीं देखना। अगर आप हिस्ट्री में बहुत कंफर्ट हो, आपके नंबर अच्छे आ जाते हैं, आपको काफ़ी नॉलेज है, तो आपको ये वीडियो नहीं देखना चाहिए। किनको देखना चाहिए? जो हिस्ट्री में फंस जाते हैं, जो पढ़ते तो हैं बट भूल जाते हैं, पढ़ा था याद नहीं आ रहा, एग्ज़ाम में मिस कर जाते हैं। 4 ऑप्शन होता है, 2 में उनको डाउट होने लगता है। तो ऐसे लोगों के लिए ये वीडियो है। अगर आपको सब कुछ सही से आता है, आप हिस्ट्री में कंफर्ट हो, अच्छे नंबर आता है, तो आप किसी और चीज़ पे टाइम दो। तो हिस्ट्री पे चलते हैं। हिस्ट्री सब में 3 पार्ट में होता है, आपको सबको पता है, एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न। तो एंशिएंट और मेडिवल मेरे को पर्सनली उतना पसंद नहीं, और हाँ, जो भी यहाँ पर मैं बोलूँगा वो मेरे पर्सनल ओपिनियन है। आपको कुछ और अच्छा लगता है, आपको कुछ और स्ट्रेटेजी बनानी है, और आपको किसी और तरीके से सिलेबस कंप्लीट करना है, तो आप बिल्कुल फ्री है। यहाँ पर जो भी बोलूँगा वो मेरे खुद के विचार हैं। अब मैं बोल रहा हूँ, जैसे एंशिएंट और मेडिवल में सिलेबस बहुत है बट क्वेश्चन कम आते हैं। हो सकता है कि आप एंशिएंट और मेडिवल में कंफर्ट हो, आपको अच्छा लगता हो पुरानी बातें मुगल्स की, या कैसे तांबे के सिक्के बनते थे, कैसे सिंधु सभ्यता चल रही थी, तो अच्छी बात है। बट एग्जाम भी से देखें तो इनका सिलेबस बहुत है और क्वेश्चन कम आते हैं। एंशिएंट तो फिर भी ठीक है, इसमें बिहार से रिलेटेड और मगध से रिलेटेड होता है, तो अच्छा लगता है थोड़ा पढ़ने में। मेडिवल में नाम बड़े बड़े और थोड़े अजीब से सब कुछ होते हैं, तो इसमें मेनली दिल्ली सल्तनत और मुगल्स पढ़ने से भी काफ़ी काम हो जाता है। बट ठीक है, जो भी है उसको बाद में देखेंगे। अभी हम लोग मॉडर्न पे फोकस करेंगे। तो मॉडर्न में मॉडर्न हमारा कहाँ से स्टार्ट होता है? यूरोपियन से। वो इसके पहले कुछ नहीं, इसके बाद कुछ नहीं, वो आए और चले गए, और हमें मॉडर्न हिस्ट्री का सिलेबस देकर चले गए कि लो भाई पढ़ो बैठ के। अब पढ़ना तो है, इससे क्वेश्चंस आते हैं। टोटल 35 अराउंड क्वेश्चन आते हैं हिस्ट्री में। बीपीएससी की बात करूँ तो यूपीएससी में भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं, बट बीपीएससी को भी लेकर चल रहे हैं, तो बीपीएससी में 35 क्वेश्चन आते हैं हिस्ट्री से। इसमें अराउंड 25 क्वेश्चन आपके मॉडर्न हिस्ट्री से होते हैं, और उसमें बिहार से रिलेटेड भी होते हैं। तो अपन अभी मेनली मॉडर्न हिस्ट्री को देखेंगे। तो इसमें एक बुक होती है स्पेक्ट्रम, जो कि आप सभी पढ़ते ही होंगे। ये आई थिंक मोर देन इनफ है। हो सकता है कि कुछ एक दो क्वेश्चन नहीं आए, जैसे गांधी जी कहाँ से पढ़े थे, ये इसमें नहीं बताया। बट ठीक है ना, 25 क्वेश्चन में अगर आपके 21-22 भी हो जाते हैं तो काफ़ी आई थिंक। तो यूरोपियंस हमारे मॉडर्न हिस्ट्री का सिलेबस बना के चले गए। तो आई थिंक 5 यूरोपियन आए थे। देखो, मैं हिस्ट्री पढ़ा नहीं रहा, ऑब्वियसली आप अच्छी जगह से पढ़ सकते हो। मैं बस बता रहा हूँ कि अगर आप फंस रहे हो, आपको नहीं समझ में आ रहा, आपके नंबर कम आ रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हो, कैसे पढ़ सकते हो, ठीक है, कैसे आपको लॉन्ग टाइम याद रह सकता है। क्योंकि हिस्ट्री है, ये स्टेटिक पार्ट है। आप बार बार एक ही चीज़ पढ़ोगे तो फिर आप जब एग्जाम टाइम पे करंट अफेयर्स और इकोनॉमिक्स ये सब आपको पढ़ना होगा, तो आप हिस्ट्री पढ़ोगे तो फिर आप उन सब्जेक्ट में पीछे रह जाओगे। और आप हिस्ट्री आपके सारे एग्जाम्स में आते आते हैं और अच्छे पोर्शन में आते हैं, तो आप इसको कोशिश करो कि आप एक दो बार पढ़ के इतना अच्छे से कर लो कि आपको बार बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़े। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि स्पेक्ट्रम का पहले तो जो स्टार्टिंग आप देखोगे, बुक बहुत बहुत तो नहीं बट अच्छी खासी मोटी है। तो आप सारा ऐसे बुक देखोगे तो आपको थोड़ा डर लगेगा कितना सारा कैसे पढ़े। तो सबसे पहले उसका सिलेबस देखो। सिलेबस मतलब जो स्टार्टिंग में दिया रहता है चैप्टर, तो आपको एक फ्लो का पता चलेगा, एक फ्लो पता चलेगा कि ये हुआ था। देखो, हिस्ट्री में अच्छा चीज़ ये है कि हमें पूरा शुरू से नहीं पता होता, हम बचपन से पढ़े हैं, तो हमें पता है कि कब हुआ, कब ब्रिटिश आए, कब आज़ाद हुआ, कब कौन से मेजर मूवमेंट्स हुए। तो हमको एक फ्लो का आइडिया पहले से होता है कि 1857 की लड़ाई हुई थी, और फिर गांधी जी आए। तो बेसिक बेसिक एक मतलब ऊपर से आइडिया होता है, तो वो फ्लो एक समझना है। उसके बाद आप चैप्टर जब पढ़ोगे तो लास्ट में एक समरी दिया रहता है, ठीक है। तो अगर आप एक दो बार पढ़ लिए तो आप दोबारा उसके बाद समरी देखो, तो आपको समरी देखोगे ना तो आपको पूरा चैप्टर का आइडिया हो जाएगा। और सबसे लास्ट इम्पोर्टेंट, सबसे लास्ट में, चलो उसको बाद में बताएंगे। तो यूरोपियंस पे आते हैं। पुर्तगीज, डेनिश, फ्रेंच, डच और ब्रिटिश, ये 4 सिलेबस बढ़ाने के लिए आए थे। ये ब्रिटिश तो मतलब ये काम की चीज़ है, इसको पढ़ना है अच्छे से। और पुर्तगीज भी थोड़ा बहुत, इसमें जो अल्मीडा और 2-3 रूलर्स आए थे, उन्होंने कुछ अच्छा काम किया था, तो उसको पढ़ना है। इन सब का थोड़ा बहुत कब फैक्ट इस्टेब्लिश किया, कहाँ पहला किया, ईयर और जगह का नाम, ये सब याद रखना है। बाकी मेन फोकस तो ब्रिटिश पे होता है। अब ब्रिटिश आए
तो इसको 3 पार्ट में मैं देख रहा हूँ। ये आए पहले सेटल हुए मुग़ल के टाइम पे, बोले कि मुझे ये करने दो, थोड़ा को फैक्ट्री लगाने दो, है ना? उसके बाद इनका वार स्टार्ट हो गया। फिर इन्होंने प्रिंसेस पे वो जो मास्टरली इनएक्टिविटी और परमानेंट सेटलमेंट ये सब कि हम तुम्हें, फिर किसान से वो कि हम तुम्हें ज़मीन देंगे, तुम हमको टैक्स दो। तो ये पहले खुद सेटल हुए, खुद फैक्ट्री वैक्ट्री बनाए, बोले हमको बस बिजनेस करना है। उसके बाद ये इंटरनल मैटर और रिवेन्यू में घुसने लगे, ठीक है। फिर प्रिंसेस से वार हुआ, फिर ट्रीटी हुआ, जो टीपू सुल्तान वगैरह हो गए और मराठाज हो गए, और फ्रेंच से भी चल रहा था कर्नाटक वार। उसके बाद प्लासी का युद्ध हुआ 1757 में, ठीक है। उसके बाद इस टाइम जब ये हुआ, उसके बाद 100 साल तक फिर चलते रहा कुछ 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 कुछ। तो 1857 में जाके हुई, जो आप बोल सकते हो मेजर, यहाँ से मतलब यहाँ से पूरा कब्जा कर लिए ये लोग, या पूरा हक हो गया इनका इंडिया पे। उसके तो 1857 से पहले भी कुछ रिवॉल्ट चल रहे थे, सिविल रिवॉल्ट, ट्राइबल रिवॉल्ट। तो ये ट्राइबल रिवॉल्ट जो सिद्धू कानू और बुद्धो भगत वगैरह का चल रहा था, ये पढ़ना है एग्जाम में आता भी, और पीजेंट मूवमेंट भी। तो 1857 बेसिकली मेजर लीडर्स हर जगह से कौन कौन थे, और बिहार का स्पेसिफिक, बिहार का तो पता ही है। उसके बाद जहाँ जहाँ से लड़ाई हो रही थी, वो उसके ओपोनेंट में कौन कैप्टन था, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा, काउस क्या था, क्योंकि ये मेंस का भी पोर्शन है, मेंस में भी एक क्वेश्चन आता है। तो आप इसको जितने अच्छे से पढ़ सको उतनी अच्छी बात है। समझने की कोशिश करो कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, हुआ तो क्या फ़र्क पड़ा इसके। इससे जो आने वाले मूवमेंट्स थे जो 90s में हुए, 1920, 1942, 1930, जो भी, मतलब इसके बाद मास नेशनल मूवमेंट हुआ, तो 1857 का उसमें क्या इफेक्ट पड़ा, कहाँ हो सकता है कि इससे इंस्पिरेशन लिया हो। खैर वो बात की बात है। तो अभी हम बस लाइक एक फ्लो देख रहे हैं कि कैसे हम इतने बड़े सिलेबस को हम कैसे कम टाइम में, और मेहनत तो करनी है, मतलब अच्छे से करके, जो होता है ना कि आपको बार बार नहीं पढ़ना पड़े उसके लिए। तो अभी वापस आते हैं ब्रिटिश पे। ये आए, शुरू में सेटल हुए, मुगल से बोले ये थोड़ा हमको ये करने दो, थोड़ा बिजनेस करने दो, थोड़ा जगह दे दो ना। मुगल बोले ठीक है, मुगल को तो उतना मतलब था नहीं, उनको समझ में तो नहीं आ रहा था कि आगे जाके ये करेंगे। फिर वो मुगल को हटाए, फिर बाकी प्रिंसेस से वार हुआ, फिर ट्रीटी की उनके साथ। फिर उनको वो भी बोले कि हम तुम्हें प्रोटेक्शन देंगे दूसरे प्रिंसेस से, तुम हमें पैसे दो। तो जिसको परमानेंट सेटलमेंट, और फिर वो किसानों से टैक्स लेने लगे। उसके बाद प्लासी का युद्ध हुआ, फिर 1857 का युद्ध हुआ। यहाँ से हमारी प्योर मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट होती है, ठीक है। और 1857 से पहले ही छोटे छोटे कुछ कुछ हो रहे थे। तो इस पे स्पेक्ट्रम से अलग से एक चैप्टर बना हुआ है, रिवोल्ट बिफोर 1857, ठीक है। आप आराम से देखना स्पेक्ट्रम को, उसको चैप्टर को देखना पहले, ठीक है। आपके दिमाग में खुद एक फ्लो बनकर तैयार हो जाएगा। और एजुकेशन और प्रेस ये अलग से देखेंगे, ठीक है। और एक फिर जो अब जो हिस्ट्री में होता है, दो टाइमलाइन साथ साथ चलेगा। अभी हिस्ट्री में आपको एक सीक्वेंस बनाना है, एक टाइमलाइन बनाना है, बेसिकली क्रोनोलॉजी बनानी है, ताकि आपको सब चीज़ अच्छे से याद रहे, ठीक है। तो अभी दो टाइमलाइन साथ साथ चलता है, कांग्रेस सेशन और गवर्नर जनरल और वाइसराय। इससे आपको क्या होता है कि जैसे कि 1885 में ये बना था, ठीक है, कांग्रेस इस्टेब्लिश्ड हुआ। तो आप देखोगे कि इससे पहले 2-3 ऑर्गेनाइजेशन बन रहे थे, ठीक है। तो वो आपको दिमाग में आ जाएगा। उसके बाद ये चलता रहेगा। फिर ये फर्स्ट सेशन सेकंड सेशन का आपको पता रखना है, कितने डेलीगेट्स आए, कहाँ पर हुआ था, कहाँ पर हुआ था वो तो हर साल का याद रखना है, ठीक है। आपको फिर पता चलेगा 1886 में क्या हुआ था। तो आप जब सेशन देखोगे तो आपको एजेंडा पता होगा। अब जैसे 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था, ठीक है। आप मान लो ये भूल गए बंगाल विभाजन हुआ था, लेकिन आपको ये याद है कि कांग्रेस का सेशन 1905 में हुआ था बनारस में। आप कहीं ना कहीं फिर वहाँ से याद कर लोगे कि 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था, ठीक है। अब बंगाल का विभाजन हुआ था, तो उसके बाद इन्होंने जो सब क्या बोलते हैं उसको, स्वदेशी मूवमेंट इन्होंने लॉन्च किया, है ना। अब 1905 में बंगाल विभाजन किसने किया था, लॉर्ड कर्जन ने किया था। तो मान लो कि अगर आप इधर से भूल गए कहाँ पे सेशन हुआ था, लेकिन आपको फिर इधर से याद आ जाएगा। तो मैं वही समझा रहा हूँ कि एक एक फ्लो इधर से चलता है, एक फ्लो इधर से चलता है, ठीक है। अब इसके बाद फिर 1912 में कैपिटल ट्रांसफ़र हुआ, 1911-12 में। उस टाइम वायसराय कौन था,
उसके बाद फिर 1931 में इरविन का पैक्ट चल रहा था, तो आपको इतना समझ आ जाएगा कि इरविन वायसराय होगा। फिर माउंटबेटन प्लान 1947 में चल रहा था। तो है ना, कुछ चीज़ें आप इधर से मिस करोगे तो आपको इधर से याद आ जाएगा, कुछ चीज़ें इधर से मिस करोगे तो इधर से याद आ जाएगा। तो ये दोनों स्पेक्ट्रम के लास्ट में दिए हुए हैं। आप एक ही बार में देखोगे तो आपको कन्फ्यूजन और लगेगा इतना कैसे याद करेंगे, बट आप चैप्टर पढ़ोगे, एक दो बार पढ़ोगे तो आपको एक फ्लो आराम से बनकर तैयार हो जाएगा। तो मुझे ये देखो सब कुछ याद है कैसे चल रहा था। फिर 1907 में बंगाल, अरे यार सॉरी, सूरत स्प्लिट हुआ, ठीक है। फिर इसी टाइम एनी बेसेंट फ्रेम में आई, है ना। अब एनी बेसेंट फ्रेम में आई, ये पहले कहाँ थी? पहले ये बाहर बाहर थी इंडिया के, वहाँ पे कुछ कुछ कर रही थी। उसके बाद फिर 1916 में होम रूल लीग हुआ स्टार्ट, तो वहाँ पर बाल गंगाधर तिलक और ये दोनों मिलकर किए काफ़ी कुछ। फिर जब गांधी जी आए 1915 में, तो गांधी जी का अपना अलग ही फ्रेम रहता है। तो उनके 1917 में चंपारण और 1918 में खेदा और अहमदाबाद वाला स्ट्राइक, वो सिविल डिसोबीडियंस था या नॉन कोऑपरेशन था, ये सब आपको याद रखना है। उसके बाद गांधी जी आए तो 3 मेजर मूवमेंट तो पता ही है, खिलाफत और नॉन कोऑपरेशन, फिर सिविल डिसोबीडियंस और क्विट इंडिया मूवमेंट, ठीक है। अब ये ऊपर ऊपर से एक आपको फ्लो और एक सीक्वेंस, ताकि देखो डीप में तो पढ़ने हैं, सारे चैप्टर तो पढ़ने ही है, क्योंकि ये सब तो एग्जाम में आएगा, यहाँ से भी आएगा, बट थोड़े डीप से ही पूछते हैं। अब 69 से अब और भी उम्मीद कर लो कि थोड़ा और भी अंदर से पूछेंगे, तो आपको सारे चीज़ अच्छे से पता होनी चाहिए, ठीक है। तो मैं बेसिकली ये समझा रहा था कि ये दोनों अगर आप सीक्वेंस फॉलो कर लोगे ना, तो आपको लाइक 50% हिस्ट्री में कह सकता हूँ कि आप मॉडर्न हिस्ट्री आप आराम से कर लोगे। क्यों? क्योंकि आप सारी चीज़ें रिलेट कर पाओगे। दो तीन क्वेश्चन जो क्रोनोलॉजी के पूछते हैं कि कौन सी इवेंट पहले हुआ था, वो तो आप आराम से बता दोगे। फिर इसी में आता है आपका मिशन या कमीशन, जो बोलो, क्रिप्स मिशन आए, कैबिनेट मिशन आया, ठीक है। तो वो सब ईयर भी आपको इसी से याद हो जाए किसके टाइम पे क्रिप्स मिशन आया था। देखो होता क्या है ना कि जैसे जालियांवाला बाग कांड हुआ 1919 में, ठीक है। उसके बाद इन्होंने एक कांग्रेस सेशन तो हर साल के एंड में होता ही था, वो किया होगा। 1919 में कौन था वायसराय, ठीक है। तो ये इवेंट आप 1919 फिर आपको याद हो जाएगा। इस तरह से मतलब जो भी होता है आप ये सीक्वेंस फॉलो करोगे तो काफ़ी चीज़ें आपके दिमाग में रहेंगी लॉन्ग टर्म के लिए, वो समझा रहा हूँ बस। उसके बाद देखो एजुकेशन से रिलेटेड जो भी चीज़ करिए वो आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा। जैसे कि चार्टर एक्ट आया था 1813 में, उन्होंने कुछ 1 लाख रुपये एजुकेशन के लिए रखा था। फिर वोट्स डिस्पैच आया, फिर उसके बाद यूनिवर्सिटी एक्ट आया, हंटर कमीशन, ये सब। उसी तरह प्रेस प्रेस में सबसे मेन वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है, जो इस बार 69 में आया भी था, ठीक है। उसको अब जैसे आप ये वायसराय पढ़ रहे हो तो आपको दिमाग में आ जाएगा कि ये किसने लगाया था, किसने हटाया था, ठीक है। तो रिपन ने हटाया था, लिट्टन ने लगाया था। अब लब लगाया था तो कब लगाया था? 1878 में। अब जब हटाएगा तो इसके बाद ही हटाएगा। तो मान लो कि आपको इतना पता है 1882 में इसको हटाया था, ठीक है, रिपन ने। अब मान लो क्वेश्चन आया कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब लगाया गया था, आपको इतना तो पता हो जाएगा ना कि 1882 से पहले ही लगा था। तो जो ऑप्शन इसके बाद के होंगे वो आप आराम से रिजेक्ट कर सकते हो। तो ये फ़ायदे हैं एक सीक्वेंस फॉलो करने का, एक क्रोनोलॉजी में चीज़ें रखने का, टाइमलाइन में रखने का। तो क्विज 20 ऐप पे आप देखोगे हिस्ट्री टाइमलाइन करके टॉपिक वाइज क्वेश्चन है, उसमें आई थिंक काफ़ी क्वेश्चन रखे हुए हैं, ताकि ये जब आप वो करो तो आपको सारे इवेंट दिमाग में रहेगी, इसकी ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, तो आपको एक सीक्वेंस पता रहेगा, ठीक है। इससे हट के और भी चीज़ें स्पेक्ट्रम में जब जाओगे बुक पढ़ोगे तो एक तो है रिफॉर्म मूवमेंट, ठीक है, राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, स्वामी विवेकानंद, ये सब। और इसी से रिलेटेड फिर वो वुमेन से रिलेटेड कि उनके लिए क्या क्या सती प्रथा बंद हुआ उस टाइम, फिर कौन थे वायसराय या गवर्नर जनरल जो भी है। फिर उसके अलावा स्पेक्ट्रम में जाओगे तो लास्ट में जब ये सब चीज़ें ख़त्म हो जाएगी उसके बाद चैप्टर स्टार्ट होता है, तो अलग से चैप्टर बनाए एक्ट के नाम से, जितने भी एक्ट है 1813, 1833, फिर 1857 में जो हुआ उसके बाद क्राउन एक्ट आया। तो इस तरह से जितने भी है एक्ट का अलग चैप्टर है। उसके बाद आई थिंक एजुकेशन पे भी अलग चैप्टर है, प्रेस पे भी अलग चैप्टर है, जो सारे मूवमेंट्स हैं उस पर अलग चैप्टर है, पीरियड मूवमेंट्स और जो और भी मूवमेंट्स हैं।
तो स्पेक्ट्रम पढ़ने से आप काफ़ी कुछ मतलब हिस्ट्री में जैसे मैंने बताया कि 25 क्वेश्चन आ रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री से, तो आप 21-22 क्वेश्चन आराम से कर लोगे। तो आपको अच्छे से 1-2 बार पढ़ने की ज़रूरत है, फिर उसकी समरी देखो, रिवीजन करो, फिर लास्ट में देखो, सीक्वेंस देखो, और थोड़ी याद तो रखने पड़ेंगे हिस्ट्री है, बट हिस्ट्री पढ़ने में थोड़ा दिक्कत नहीं होता उतना, क्योंकि एज ए स्टोरी टाइप इसको पढ़ सकते हो, एक कहानी बना के कि ये हुआ आप थोड़ा मन में इमेजिन करोगे। सिर्फ रटने बैठोगे और याद करने के एग्जाम के लिए रटना है तो आपको मज़ा नहीं आएगा और चीज़ें याद भी नहीं होगी। आप अपने से थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करो, आप अपने से एक्सपीरियंस बनाने की कोशिश करो कि कैसे क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, कि कहाँ पे इन्होंने गलती करी। तो होता है ना, थोड़ा मन में गुस्सा भी आता है कि ये क्यों किया, वो क्यों किया। तो उस तरह से आप थोड़ा अपने आप को क्रिएटिविटी दोगे, बनोगे तो आपको ये सब चीज़ें याद भी होगी। तो आई थिंक कुछ छोटा तो नहीं है। ब्रिटिश आए, चले गए, सेटल हुए मुगल के साथ, फिर फैक्ट्री वैक्ट्रीज क्रिएट किए, वार हुआ प्रिंसेस के साथ, उन्हीं के साथ ट्रीटी करे, फिर प्लासी का युद्ध हुआ, फिर 1897 में लड़ाई हुई। उससे पहले मूवमेंट चल रहे थे, ट्रायल मूवमेंट चल रहे थे, और इसके 1857 से जितने भी लीडर्स हैं, कैप्टन हैं, बिहार से रिलेटेड। हाँ, अभी बिहार से रिलेटेड तो बचा हुआ है, तो उस पर आते हैं। तो जैसे अब कोई मूवमेंट हो रहा है तो उसका मेजर बिहार में कौन उसको लीड कर रहा था, है ना, नॉन कोऑपरेशन, सिविल डिसोबीडियंस, जो भी है, क्विट इंडिया। फिर क्विट इंडिया में आप जयप्रकाश नारायण पे जाओगे, वो फिर जेल में थे, जेल से भागे, कहाँ गए। ये सारे मतलब एक कहानी तो है, आप एक कहानी का छोटा छोटा पार्ट बना के रखो। ठीक है, अब जैसे होम रूल चल रहा था तो उसको बिहार में कौन लीड किया, और सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया था तो उसको बिहार में किसने बनाया, मतलब बिहार में कौन लीड कर रहा था। बिहार में जब नमक आंदोलन चल रहा था तो बिहार में उन्होंने कुछ और भी टैक्स देने से मना कर दिया था। वो तो चौकीदारी टैक्स लगता था, वो देने से मना कर दिया था। ठीक है, दारू अल्कोहल पीना बंद कर दिया था। तो ये सब चीज़ें जो भी आपको एक बिहार से बीपीएससी दे रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है कि आप बिहार से रिलेट करके हर चीज़ पढ़ोगे। कांग्रेस सेशन हुआ बिहार में, कौन कौन सा सेशन हुआ, बिहार से राजेंद्र प्रसाद थे तो वो कौन कौन सा कांग्रेस सेशन को लीड प्रेसिडेंट थे, कौन कौन से कांग्रेस सेशन है, वो आपको याद रखना है। तो बेसिकली 1912 में गया में हुआ था, 1922 में बांकीपुर या पटना, ठीक है, 1934 में राजेंद्र प्रसाद प्रेसिडेंट थे कांग्रेस के, और एक बार और कभी बने थे शायद, वो याद नहीं, स्पेशल सेशन का। ठीक है, अब कांग्रेस सेशन है तो उसके बाद फिर इलेक्शन हुआ। इलेक्शन में बिहार में क्या रिजल्ट हुआ, कौन थे प्राइम मिनिस्टर उस टाइम, फिर श्री कृष्ण सिंह चीफ मिनिस्टर बने थे, फिर बिहार का विभाजन हुआ। हर बार एक क्वेश्चन तो आता है 1912 या 1936 वाला, उड़ीसा वाला डिवीजन कब हुआ या बंगाल से डिवाइड कब हुआ। और उसके बाद फिर जब गवर्नमेंट बनी, लास्ट में इंटरिम गवर्नमेंट बनी या फिर मेन गवर्नमेंट बनी, तो उसमें राजेंद्र प्रसाद का क्या रोल था, मतलब कौन सी मिनिस्ट्री मिली थी, जगजीवन राम को कौन सी मिनिस्ट्री मिली थी। सब बिहार से हैं तो आपको इसे स्पेसिफिक याद रखना पड़ेगा। याद तो पूरे रखना है कि किसको कौन सी मिनिस्ट्री मिली थी, बट ये दोनों आप 69 में भी देखोगे तो आई थिंक क्वेश्चन दो आए थे, किसको कौन सी मिनिस्ट्री मिली थी, तो उसमें एक बिहार से था। तो कुछ बाकी जो बचे हुए टॉपिक्स थे उसको भी एक बार देख लेते हैं। ऑर्गेनाइजेशन और सोसाइटी जो रिफॉर्म मूवमेंट्स के अंदर था, इसको अच्छे से पढ़ना है, किसने बनाया, कब बनाया, क्यों बनाया, ऐसा क्या मकसद था, और कुछ रिलीजन से रिलेटेड होंगे या स्टेट से रिलेटेड होंगे कि ये मद्रास में था, ये मुंबई में था, ये कलकत्ता का था, उसको आपको पता रखना है। बुक ऑथर प्रेस किसने लिखा, ये तो आपको सीधा सीधा याद रखना है। उसने कौन से न्यूज़पेपर चलाई, बिहार का पहला कौन सा था, इंग्लिश का, हिंदी का, कौन गांधी जी ने चलाया था, कौन सी किताब लिखी थी, इस पर एक अलग से टॉपिक है प्रेस नाम से। और उसके बाद रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो उसमें इंडिया में क्या हो रहा था, आउटसाइड इंडिया क्या चल रहा था, और इससे जो रिलेटेड केसेस थे, मतलब पहले तो ऑर्गेनाइजेशन बनी होगी अभिनव भारत, अनुशीलन समिति, फिर वो HSRA, भगत सिंह, तो ये सब इंडिया में चल रहा था। फिर आउटसाइड इंडिया देखोगे, जो मदन लाल डिंगरा है, सरदार उदय सिंह जाके वहाँ मारते हैं, और मैडम भिकाजी कामा, सरदार सिंह, गदर वाला चीज़, गदर रेवोल्यूशन, गदर पार्टी, और जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटायर में था, खान अब्दुल गफ्फार का, तो ये सब आउटसाइड इंडिया से हो गया। और केस जो जैसे नासिक केस यहाँ पे हो गया, जो मुजफ्फरपुर में बम फेंका था, उसके बाद जो अलीपुर वाला बम केस हो गया।
इस तरह से फिर वो काकोरी कांड हुआ, उसके बाद जो भी हुआ ये सब तो रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज से रिलेटेड है, इससे भी क्वेश्चन आते हैं। और उसका लेबर रिलेटेड जो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस और MN रॉय, लाला लाजपत राय, ये सब जो रिलेटेड थे इससे, और इस लेबर से भी रिलेटेड एक केस हुआ था, वो भी पता कर रखना है। और मुस्लिम लीग जब 1906 में बना और जो 1909 में सेपरेट इलेक्टोरेट्स मुस्लिम के लिए लाया था पार्लियामेंट्री रिफॉर्म में, उसके बाद मुस्लिम लीग का काफ़ी मतलब अलग ही सब कुछ चला। फिर खिलाफत मूवमेंट में साथ में हुए, बट कहीं ना कहीं उनको पहले से हमेशा से एक देश, अलग ही देश चाहिए था। तो मुस्लिम लीग के भी क्वेश्चन आते हैं, उनके क्या डिमांड थे, कब क्या हुआ। फिर नेहरू रिपोर्ट, इस तरह से नेहरू रिपोर्ट 1928 में जो हो रहा था उसमें क्या डिमांड्स थे। फिर गांधी इरविन पैक्ट, इसमें क्या डिमांड थे गांधी जी की, और क्या मिला क्या नहीं मिला, गांधी जी को संतुष्टि मिली कि नहीं मिली, किसने पार्टिसिपेट लिया नहीं लिया। ठीक है, फिर ये पैक्ट जो रिजर्वेशन से रिलेटेड चल रहा था, सॉरी SC/ST के जो मतलब उस टाइम दलित थे, उनके लिए सेपरेट इलेक्टोरेट्स की मांग हो रही थी। भीमराव अम्बेडकर जी नहीं मान रहे थे, तो ये कैसे माने, किसने सिग्नेचर किया। गांधी जी ने 1932 में जो पूना पैक्ट हुआ, कौन सी जेल पे थे, मतलब सारे डिटेल्स सब कुछ। क्योंकि हिस्ट्री में अब छोटे जो ये क्वेश्चन थे वो काफ़ी पूछ चुके हैं, तो अब BPSC कहीं ना कहीं डीप में जाएगी, तो आप कोशिश करो कि आप भी डीप में पढ़ो। फिर डांडी मार्च हुआ, इस पर तो क्वेश्चन आते हैं, कब हुआ, कितने दिन का हुआ, कौन से मूवमेंट से रिलेटेड है। तो आप इसमें कोशिश करो कि बिहार से रिलेटेड सारे चीज़ में, कांग्रेस में जो भी जितनी भी चीज़ें सब में बिहार ढूंढो यार। बिहार से कौन पार्टिसिपेट किया, बिहार में क्या हुआ, बिहार में कब हुआ, और जैसे जो भी मैन मूवमेंट थे उसका बिहार में क्या इम्पैक्ट पड़ा, बिहार में किसने लीड किया, ये सब आपको पता होना चाहिए, तभी आपका हिस्ट्री कंप्लीट हो पाएगा। तो आई थिंक इतना काफ़ी है, मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड इतना मोर देन इनफ आई गेस, इससे हो जाएगा आपका। तो आई थिंक इतना काफ़ी है हिस्ट्री कवर करने के लिए, मॉडर्न हिस्ट्री कवर करने के लिए BPSC के प्रीलिम्स बेसिस पे, ओनली फॉर प्रीलिम्स। मेंस का अपना अलग थीम है, उसमें अलग सी चीज़ें आती है। तो इतना काफ़ी है इस वीडियो के लिए। नेक्स्ट वीडियो में 69th BPSC का PYQ देखेंगे, ठीक है। उसके बाद एक वीडियो अलग से बनाएंगे जिसमें एंशिएंट और मेडिवल, ये दोनों मुझे भी उतना पसंद नहीं है बेसिकली, क्योंकि बात वही सिलेबस बहुत ज़्यादा है और क्वेश्चन कम आते हैं। तो मैं भी मॉडर्न हिस्ट्री पे फोकस करता हूँ ज़्यादातर। तो पहले 69 BPSC का PYQ देख लेंगे ताकि क्लियर हो जाए कि जो हमने इतना भी वीडियो देखा, मतलब इतना भी फ्लो देखा, सीक्वेंस देखा, तो उससे पता चलेगा कि PYQ करने में आसानी, मतलब मैं समझाऊँगा कि कैसे ये सब चीज़ें आप पढ़ने से PYQ को हैंडल कर सकते हो, कैसे आप कुछ ऑप्शन छूट रहा है तो उसको आप देख सकते हो कि ये ऑप्शन मिस हो रहा है, ये ऑप्शन नहीं होगा, इतना तो कर सकते हैं। बट वही है, ये शॉर्टकट नहीं है, मैं समझा, शॉर्टकट नहीं है, ये आपको एक तरीका है, एक आप स्ट्रेटजी बोल सकते हो लॉन्ग टर्म मेमोरी के लिए, लॉन्ग टर्म में आपको याद रहे, ठीक है। कैसे याद रखना, कैसे रिवाइज करना है, ये बता रहा हूँ आपको। पढ़ना पूरा है, सारे चैप्टर पढ़ने ही है, हर चीज़ पढ़ना है, किसने क्या किया, किसने कब किया, किसने क्यों किया, उससे क्या हमारे इम्पेक्ट हुआ हमारे देश पे, वो सब पढ़ना है। इसका शॉर्टकट कुछ भी नहीं है, हिस्ट्री तो मेन है, तो इतने क्वेश्चन आ रहे हैं। और ये सबसे मेन बात है, स्टैटिक पार्ट है, आप एक बार दो बार पढ़ लोगे तो आपको आने वाले हर एग्ज़ाम में, हर स्टेट PCS में, UPSC में, नॉर्मल डेली जो एग्ज़ाम होते हैं रेलवे के, SSC के, सब में पूछते हैं यार, TRE में टीचर वाले, तो आप ये एक बार दो बार अच्छे से कर लो तो सोचो आपको कितना बेनिफिट होगा। तो इस वीडियो को भी ख़त्म करते हैं। आप क्विज 20 चैनल को सब्सक्राइब कर लो और ऐप डाउनलोड कर लो ताकि आप टॉपिक वाइज क्वेश्चन बना सको, जिससे आपका रिवीजन होते रहे। तो थैंक्स गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। 69th BPSC का PYQ देखेंगे उसमें कि कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं।